बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेस्ट नर्सिंग अकेडमी विद न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड टाइप्स। सो आज हम टोटली डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है किसी डोनर का ब्लड डोनेट करने के लिए, या उसके कौन कौन से टाइप के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, हमारे हॉस्पिटल में किस किस टाइप के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। अगर उस ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई रिएक्शन हो जाती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो हम आज इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपना सपोर्ट करते रहिए हमें। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे बाकी बच्चे नर्सिस भाई बंधुओं को भी इस वीडियो का कंटेंट मिल सके। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग पढ़ने ही जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या, मतलब डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। तो अगर मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करूं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ प्रोसीजर इन विच ब्लड इज received from donor and transfer to a recipient। मतलब एक पर्सन होता है जिसको डोनर बोलते हैं, उससे ब्लड को हम रिसीव करते हैं, और एक दूसरा पर्सन होता है जिसको रेसिपिएंट बोलते हैं, उसको क्या करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बंदे से ब्लड को डोनेट किया जाता है, दूसरे बंदे में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो जो ये प्रोसीजर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अगर अनदर वर्ड्स में बोलूँ मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ रूटीन मेडिकल प्रोसीजर in which donated blood is provided to the patient through a narrow tube placed within his and her vein in arm। मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेडिकल प्रोसेस है जो रूटीन में फॉलो होता है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूटीन में फॉलो होता है। एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, डोनेटेड ब्लड किसने किया, मैंने अभी आपको बताया था। डोनर क्या करता है, ब्लड को डोनेट करता है। डोनेटेड ब्लड को हम किसी रेसिपिएंट या पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं एक नैरो ट्यूब के अंदर। उस नैरो ट्यूब को क्या कहते हैं हम, बीटी ट्रांसफ्यूजन सेट, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के थ्रू हम क्या करते हैं उसको पेशेंट की वेन के थ्रू उसके आर्म में हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब उसकी बॉडी में हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब हम बार बार डोनर रेसिपिएंट दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डोनर का क्या क्राइटेरिया, कौन बंदा ऐसा है जो ब्लड को डोनेट करता है। तो जब तक कोई बंदा फिट नहीं होगा ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उससे हम ब्लड थोड़ी ना ले सकते हैं। किसी भी अनफिट बंदे से ब्लड, किसी भी राह चाहते इंसान से थोड़ा ना ये कहेंगे यार ब्लड दे दे और वो ब्लड दे देगा। तो उसका भी कोई क्राइटेरिया होता है कि ये क्राइटेरिया अगर डोनर का फुलफिल होता है तो ही वो ब्लड डोनेट कर पाता है। तो वो कौन सा क्राइटेरिया, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर की हम बात करें तो जो डोनर होना चाहिए वो मस्ट बी 18 अबव होना चाहिए और बिलो 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मान लो ये एक बंदा है जो ब्लड डोनेट करने है, तो ये किससे अबव होना चाहिए, 16 से अबव होना चाहिए और 18 से बिलो होना चाहिए। ठीक है, अबव 60 और 18 से बिलो होना चाहिए। इधर 80 आएगा और इधर 16 आएगा। ठीक है, उसका वेट मोर देन 45 kg से जो है उसका वेट अबव होना चाहिए। अगर उसके हीमोग्लोबिन HB लेवल की बात करें तो वो मोर देन 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो हम ब्लड डोनेट नहीं करवाते। जो उसने लास्ट ब्लड डोनेशन कभी किया है उसको कम से कम 17 वीक्स हो चुके होने चाहिए। मतलब विद इन 17 वीक्स में हम दोबारा से ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कम से कम किसी बंदे के ब्लड डोनेट करने के लिए 3 to 4 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो मेन क्राइटेरिया मैंने बताया। अब कौन कौन से बंदे कहते हैं कि कौन ऐसा बंदा जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, मतलब जो डोनर है उसमें क्या कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ब्लड डोनेट नहीं करवा सकते उसके, ठीक है। तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। हु कांट डोनेट ब्लड, कौन कौन ऐसा जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, जिसको किसी वायरल हेपेटाइटिस की हिस्ट्री हो, एड्स हो या कोई अदर इन्फेक्शन हो। तो उस कंडीशन में, कोई इन्फेक्शन की डिजीज़ की कंडीशन में जो पर्सन है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, या उसको पिछले 3 महीने में मलेरिया की हिस्ट्री रही है या फिर डेंगू की हिस्ट्री रही है, वो भी बंदा क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। जो पर्सन एल्कोहलिक हो या फिर ड्रग अब्यूजर है वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। जिसको हिस्ट्री है ऑटोइम्यून डिजीज़ की या जिसका HB लेस देन 12.5 ग्राम से कम है तो उससे भी ब्लड डोनेट नहीं करवाया जाता, ठीक है। देन अब बात करते हैं, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं डोनर एंड रेसिपिएंट के रिगार्डिंग कि एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो ये डोनर एंड रेसिपिएंट क्या रोल प्ले करते हैं, कौन बंदा किसको ब्लड दे सकता है, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रेसिपिएंट एंड दिस इज डोनर। तो डोनर का ब्लड ए बी एंड ओ, यही ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं हम। यहाँ भी रेसिपिएंट का ब्लड ए बी एंड ओ। अब जो ए वाला डोनर है वो किस किस पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर मैं आपको सीधे वर्ड्स में बोलूँ तो जो ए वाला बंदा है वो बस ए वाले को और ए बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी एंड ओ को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। और जो बी वाला डोनर है वो बी और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, ओ और ए वाले को डोनेट नहीं कर सकता है। ए बी वाला बंदा जो है वो बस, ए बी वाला जो बंदा है वो बस ए बी से ब्लड डोनेट कर सकता है और किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ओ जो है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी और ओ को जितने भी हमारे पास हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्सल एक वो बनता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो वो कौन सा हुआ हमारा, दैट इज़ ए बी पॉजिटिव। ए बी जो होता है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जिसको हम सब जो ए बी सबको लोग जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वही एक यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो वो डोनर कौन सा हुआ हमारा, वो हुआ ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जो होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डोनर एंड रेसिपिएंट। आप डिस्कस कर लेते हैं इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग बार बार तो डिस्कस कर रहे हैं, पर क्या इंडिकेशन है जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, उसके रिगार्डिंग भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है एनीमिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो होता है हमारे पास कोई मेजर सर्जरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, कोई मेजर सर्जरी ऑपरेशन हुआ है या फिर ट्रॉमा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट में बात करूँ, कोई कैंसर के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह चलती रहती है, तो उस टाइम पे क्या होता है उनको न्यूट्रोपीनिया होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई वूमेन है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। देन अगर नेक्स्ट में बात करूँ, पेशेंट को किसी को हेरिडिटरी डिजीज़ हो, हेरिडिटरी डिजीज़ में हमारी क्या कौन कौन सी आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो हेरिडिटरी डिजीज़ में आती है हमारी, जैसे पेशेंट को हो हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। या फिर किसी पेशेंट को सीवियर बर्न होता है तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। सीवियर बर्न की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है ब्लड लॉस होने की वजह से, तो उस कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है पेशेंट को, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए। अब कौन कौन से टाइप के ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें नॉर्मली हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, तो वो बताऊँ तो मैं सबसे पहला था आरबीसीज की फुल फॉर्म होते हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो आता है WBC, जिसका मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। होल पैक्ड सेल्स जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट एंड WBC सब आता है, दैट इज कॉल्ड होल पैक्ड सेल्स। एंड प्लेटलेट्स आती है, डिफरेंट टाइप की प्लेटलेट होते हैं, RDP होती है, SDP होती है, हम उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे।
क्रायोप्रेसिपिटेट होता है जो WBC से मिलकर क्रायोप्रेसिपिटेट होता है जो प्लाज्मा से बनता है, और प्लाज्मा होता है जिससे हमारा FFP वगैरह जो होते हैं इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो इन सब चीज़ों के टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं नर्सेज, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे पहले RBC के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं RBCs को हम रेड ब्लड सेल्स और दूसरा ऑप्शन नाम क्या होता है RBCs का, इरेथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, साइट्स के नाम से भी जानते हैं। जो 1 यूनिट जो पैक आता है पूरा, उसमें कितना ml ऑफ RBCs होता है हमारा, वो बना होता है 250 ml ऑफ RBCs होती हैं, उसमें 250 ml ऑफ RBCs होती हैं। नेक्स्ट अगर बात को तो 1 यूनिट ऑफ पैक सेल जो हम RBCs का ट्रांसफ्यूज करते हैं पैक जो, उससे कितना हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, दैट इज 1 ग्राम पर DL जो होता है हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है 1 यूनिट से। अगर मैं हीमोक्रिट लेवल की बात करूँ यहाँ पे, तो वो इंक्रीज होता है 2 to 3% जो होता है हीमोक्रिट लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। जो लेबोरेटरी वैल्यू की बात करें कि कब हमें दोबारा से इवैल्यूएशन करना है, हमने RBC को, अब मैंने RBC ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी पेशेंट को, लेकिन उसको हमें कितने टाइम के बाद इवैल्यूएट करना है, अगर उसके रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना हो तो इवैल्यूएट हम करते हैं मेनली आफ्टर 4 to 6 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 4 to 6 आवर्स बाद अगर हम उसका इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो हमें उसका सैंपल 4 to 6 आवर्स बाद भेजना है। अगर इन्फ्यूज़न टाइम की बात करें कि कितनी ड्यूरेशन में हमें इन्फ्यूज़ करना है, जो RBC हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम की बात करूँ तो 2 to 4 आवर्स के अंदर हमें इन्फ्यूज़ करना है। अगर हम मोर देन 4 आवर्स करते हैं तो RBCs का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, उस ब्लड प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पेशेंट को रिएक्शन ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, स्टोरेज टाइम कि कितने टाइम तक हम किसी RBCs के पैक को स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो आता है 35 to 42 डेज़ के लिए हम किसी RBCs के पैक को हम पैक करके रख सकते हैं पैकेट को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, किस टेम्परेचर पे हमें RBCs को स्टोर करके रखना है, तो डेट इज़ कॉल्ड 1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें उसको स्टोर करके रखना है। अब थोड़ा सा RBCs के लाइफ स्पैन के रिगार्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं कि RBCs का लाइफ स्पैन क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग। तो जो RBCs का लाइफ स्पैन है जो, उसके रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल जो अडल्ट है उसमें जो RBCs का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। वहीं अगर न्यूबॉर्न में बात करें तो एक होता है प्रीटर्म, एक होता है टर्म बेबी। तो प्रीटर्म एंड टर्म बेबी में अलग अलग RBCs का लाइफ स्पैन होता है। अगर मैं प्रीटर्म की बात करूँ तो 35 to 50 डेज जो होता है प्रीटर्म में होता है, और मैं टर्म की बात करूँ तो 80 to 90 डेज जो होता है टर्म में RBCs का लाइफ स्पैन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द RBCs। ये हमने कंप्लीट RBCs के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। मैंने वो सब पॉइंट्स बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के रिगार्डिंग, दैट इज़ WBC। अब हम डिस्कस करते हैं WBC का नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेटलेट्स काउंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लेटलेट होती हैं दैट इज उसके 1 यूनिट पैक में जो होता है 50 to 70 ml होता है, 50 to 17 ml का एक पैक आता है। जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो ह्यूमन बॉडी का कितना होता है वो भी पता होना चाहिए, 1.25 लाख to 4.5 लाख तक क्या होता है नॉर्मल हमारा प्लेटलेट काउंट होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का। नॉर्मल ह्यूमन पर्सन का 1.25 से 4-5 लाख तक क्या होता है प्लेटलेट काउंट होता है, ठीक है। जो 1 यूनिट, ये मेनली इसका ट्रांसफ्यूजन ड्यूरेशन की बात करूँ मैं, ट्रांसफ्यूजन का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड कितने टाइम के लिए होता है 15 to 30 मिनट्स के अंदर हमें क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है, प्लेटलेट काउंट को ट्रांसफ्यूज करना होता है। अगर इसके स्टोरेज टाइम की बात करूँ कितने टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं प्लेटलेट को, दैट इज़ 5 to 7 डेज के लिए हम प्लेटलेट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर प्लेट के टेम्परेचर की बात करूँ कि किस टेम्परेचर पे हम प्लेटलेट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज़ 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रख सकते हैं, या फिर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर वहीं इवैल्यूएशन की बात करें कि कितने टाइम के बाद हमें किसी पेशेंट की कंडीशन को प्लेटलेट्स काउंट को इवैल्यूएट करना चाहिए,
तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। अगर इफेक्टिव इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दो टाइप से होता है। अगर इफेक्टिव रिस्पॉन्स को हमें देखना है किसी पेशेंट के अंदर, तो वो हमें विद इन आफ्टर 1 आवर के अंदर हमें उसको चेक करना है। आफ्टर 1 आवर के हम अंदर, अगर हमें नॉर्मली किसी पर्सन का चेक करना तो हम उसका 18 to 24 आवर्स के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं। 18 to 24 आवर्स के अंदर भी हम प्लेटलेट काउंट को चेक कर सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट काउंट। अब हमें प्लेटलेट काउंट की अगर मैं लाइफ स्पैन के रिगार्डिंग बात करूँ, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी लाइफ स्पैन के रिगार्डिंग बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं प्लेटलेट काउंट की लाइफ स्पैन के रिगार्डिंग बात करूँ तो कितना लाइफ स्पैन होता है एक प्लेटलेट काउंट का, प्लेटलेट्स का, दैट इज 8 to 11 डेज का क्या होता है लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट काउंट। अब प्लेटलेट्स क्या होती है, दो तरीके की होती है, दो तरीके से ट्रांसफ्यूज होती है। एक होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट, जो किसी भी रैंडम पर्सन से हम लेके डोनेट कर सकते हैं। एक होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट, जिसको एसडीपी बोलते हैं। इसमें मतलब सेम ब्लड ग्रुप वाला ही डोनेट करेगा उस रेसिपिएंट को जिसको जरूरत है। मान लो किसी रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको प्लेटलेट हम ए ग्रुप वाले ही डोनर से दे सकते हैं। रैंडम में क्या है, किसी का ए है तो उसको हम ओ भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सिंगल डोनर प्लेटलेट काउंट में क्या होता है कि उसको सेम ब्लड ग्रुप से हम डोनेट करते हैं। ठीक है, अब इनके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। जो रैंडम प्लेटलेट काउंट होती है वो किसी भी हम जो डोनेटेड ब्लड है उसके वहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, उसमें से प्रिपेयर किया जाता है 4 to 6 आवर्स ऑफ कलेक्शन के बाद। हम 4 to 6 आवर्स के अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया, उसके डोनेटेड ब्लड के कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसका हम उसमें से प्लेटलेट रैंडम प्लेटलेट काउंट्स को निकालते हैं। ठीक है, देन सिंगल ब्लड डोनेट प्लेटलेट क्या होती है, जो एक सिंगल उससे मिलती है। मैंने आपको बताया था सेम ब्लड का पर्सन होना चाहिए इसको डोनेट करने के लिए। अगर किसी को ओ को चाहिए तो ओ वाला ही डोनेट कर सकता है, अगर ए को चाहिए तो ए वाला ही डोनेट कर सकता है। इस टाइप का कोई मेथड होता है। ठीक है, इसमें जो 1 यूनिट ऑफ एसडीपी होता है, जो 1 यूनिट ऑफ एसडीपी होता है वो इक्वल्स टू होता है 5 to 10 यूनिट ऑफ आरडीपी के बराबर होता है। 1 यूनिट ऑफ एसडीपी जो हम किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं वो इक्वल टू होता है 5 to 10 यूनिट ऑफ आरडीपी, जो हम रैंडम ब्लड डोनेट जो प्लेटलेट जो देते हैं किसी पेशेंट को, उसके 5 to 10 टाइम्स इसका क्या होता है इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को 1 यूनिट ऑफ एसडीपी हमने ट्रांसफ्यूज किया है तो उसके प्लेटलेट काउंट में कम से कम इंक्रीज कितना होता है वो भी मैं आपको बता दूं, दैट इज 5000 to 10,000 तक क्या होता है उसका प्लेटलेट काउंट क्या होता है इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट काउंट, जिसमें हमने रैंडम डोनर प्लेटलेट के रिगार्डिंग भी डिस्कस किया और सिंगल डोनर प्लेटलेट के रिगार्डिंग भी डिस्कस किया। नाउ आगे हम देखते हैं WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। WBC इज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इनके रिगार्डिंग भी डिस्कस करते हैं। नॉर्मल जो WBC काउंट होता है एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन में वो कितना होता है, दैट इज 4000 to 11,000 तक क्या होता है सेल पर mm3। क्या होता है एक नॉर्मल अडल्ट में जो होता है वो WBC काउंट ये इतना होता है। अगर किसी इन्फेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जाम में, तो इन्फेंट का जो होता है वो होता है 10,000 to 20,000 सेल पर mm3। ठीक है, अगर किसी चिल्ड्रन की बात करें उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो दैट इज 10,000 to 15,000 सेल पर mm3। ठीक है, ये डिफरेंट नॉर्मल वैल्यूज होती है किसी अडल्ट की, इन्फेंट की और चिल्ड्रन की WBCs के। ठीक है, अगर 1 यूनिट ऑफ WBC की बात करूँ, 1 यूनिट ऑफ WBC जो होता है वो कितने ml का होता है, दैट इज कंटेन ऑफ 400 ml का बनता है 1 यूनिट ऑफ WBC। अगर इसकी स्टोरेज की बात को कितने टाइम के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसको हम मैक्सिमम 14 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगर इन्फ्यूजन ड्यूरेशन की बात करें तो कितनी देर का इन्फ्यूजन ड्यूरेशन होता है, दैट इज़ फॉर 1 आवर तक हम इसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द WBC काउंट्स। तो उसको हम कैसे स्टोर करते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब क्या आता है, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, RBCs भी आ गई हमारी, WBCs भी आ गई हमारी, प्लेटलेट काउंट भी आ गई,
तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसको कैसे स्टोर करते हैं, क्या होता है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। अगर 1 यूनिट की मैं बात करूँ, दैट इज मेड ऑफ 350 ml होल ब्लड का बनता है, जिसमें से 300 ml क्या होता है, ब्लड होता है, और जो 50 ml होता है वो क्या होता है, कोगुलेंट होता है। कोगुलेंट होता है जो ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, ठीक है। अब मैं इसके रिगार्डिंग बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही जो 1 यूनिट होता है वो इंक्रीज करता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, 1 ग्राम पर DRHB को इंक्रीज करता है। और स्टोरेज टाइम की बात करूँ, कितने टाइम तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज़ अबाउट 35 डेज तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर इन्फ्यूज़न टाइम की बात करूँ कि कितने ओवर टाइम में हमें इसको इन्फ्यूज़ करना होता है, तो डेट इज़ 2 to 4 आवर्स के अंदर हमें इसको इन्फ्यूज़ करना होता है। अगर टेम्परेचर की बात करूँ कि किस टेम्परेचर पर स्टोर करने का होता है, तो 1.6 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करके देख सकते हैं। जो मेजर एक इम्पोर्टेंट थिंग है स्टार का के फ्रीजिए, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा गया जाता है, अगर हम किसी को मैसिव होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो उस पेशेंट में एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, 1 कॉम्प्लिकेशन किसी उस पेशेंट में देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग को पता हो तो उस पेशेंट में मेटाबॉलिक एक्लोसिस देखने को मिलता है। और ये किस वजह से होता है, जब किसी पेशेंट को मैसिव ट्रांसफ्यूजन किया जाता है होल ब्लड सेल्स का, तो क्या होता है, जो उसमें प्रेजेंट एंटीकोगुलेंट होता है, बिकॉज ऑफ जो इसमें एंटीकोगुलेंट मिला होता है, उससे क्या होता है कि सिट्रेट का वो मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देता है, उस सिट्रेट आयन को क्या कर देता है, बायकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से किसी पेशेंट को क्या होने के चांसेस होते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो इसमें एंटीकोगुलेंट, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, एंटीकोगुलेंट जो है वो क्या करता है, सिट्रेट जो हमारा बॉडी में होता है उस पर क्या करता है, एंटीकोगुलेंट जो होता है एक्ट करता है, और वो क्या कर देता है, उसको बायकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द होल ब्लड सेल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा मेनली किस फॉर्म में जाता है, FFP की फॉर्म में जाता है। प्लाज्मा किस फॉर्म में जाता है, FFP की फॉर्म में जाता है। और FFP की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की फॉर्म में जाता है। इसमें कोई प्लेटलेट काउंट नहीं होता है, कंटेन नो प्लेटलेट, कोई प्लेटलेट का मैटर नहीं है इसमें, ये प्लाज्मा का होता है, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, इंक्रीज करता है क्लोटिंग फैक्टर्स को। मेनली किसका यूज़ किया जाता है, इंक्रीज करता है क्लोटिंग फैक्टर्स को, जो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और मेनली 1 यूनिट जो होता है वो कितने ml का होता है, डेट इज़ 200 to 250 ml तक के पैक वॉल्यूम में आता है। जो इसके टेम्परेचर, इसके 2 टाइप के टेम्परेचर होता है, एक होता है टेम्परेचर फॉर प्रिपेयरिंग, एक होता है टेम्परेचर फॉर स्टोरेज। दोनों का अलग अलग लेवल है। अगर मैं टेम्परेचर फॉर प्रिपेयरिंग की बात करूँ, दैट इज़ -80 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर होता है। और अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए तो ये -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है, या फिर उससे भी और कोल्डर देन दिस, ठीक है। इससे भी कोल्ड हो तो उस पर ये स्टोर किया जाता है। अगर इसके ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करूँ कि कितने देर में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, तो ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात को दैट इज़ 30 to 60 मिनट्स के अंदर हमें इसको ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। और इसको हम स्टोर करके 1 ईयर तक रख सकते हैं। स्टोरेज ड्यूरेशन की बात करूँ तो दैट इज़ 1 ईयर तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, जो हमारे, मैंने आपको बताया इंक्रीज करता है कोगुलेशन टाइम को, तो कितने % तक इंक्रीज करता है, जो कोगुलेशन टाइम होता है उसको ये 2% तक क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जो कोगुलेशन टाइम होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके यूजेस की बात करूँ कि कहाँ का यूज़ कर सकते हैं FFP का, तो कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो गई है उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, तभी तो एक्टिव ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हम वहाँ पे इसको ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे तो ये ब्लीडिंग को रोक देगा। हेमरेज की कंडीशन हो गई, वही मेन बात होगी। बर्न में, क्योंकि बर्न में पेशेंट हाइपोवोलिक शॉक में जाने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। या फिर TTP की फुल फॉर्म क्या है अगर आप लोग को पता हो तो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
न्यूट्रोपिनिया। अगर ये किसी को कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी FFP का यूज़ किया जाता है। या कौन कौन से कोगुलेटिंग फैक्टर है जो रिप्लेस किए जाते हैं FFP की वजह से, तो वो हमारा 2nd, 5th, 7th, 9th और 11 जो हमारे कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको हम FFP की यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज या रिप्लेस कर सकते हैं। FFP के थ्रू हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जो प्लाज्मा बनता है, जो प्लाज्मा हम कलेक्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जो प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है ब्लड से, अगर किसी को प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है, अगर किसी ब्लड से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो प्लाज्मा कलेक्शन का प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा फेरेसिस। के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड से कलेक्ट किया जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का तो मतलब आपको पता है, अब फेरेसिस का मतलब क्या है, विच लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा से सेपरेट फ्रॉम द होल ब्लड सेल्स। एक प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड से हम या फिर प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द होल ब्लड। किसी ने पेशेंट ने, किसी भी ने पर्सन ने, डोनर ने ब्लड डोनेट किया तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन आती है, उसमें हम उसको जो रन करवाते हैं ब्लड को, तो उसमें से जो प्लाज्मा का लेवल होता है, जो लिक्विड लेवल होता है प्लाज्मा को, उसमें वो उसको रिमूव आउट कर देते हैं और बाकी ब्लड को अगेन वो दूसरे पैकेट में, दूसरे पैक्सेल में, दूसरे सेल में वो कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट मेनली कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, ये क्रायोप्रेसिपिटेट को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा से हम क्रायोप्रेसिपिटेट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। इसमें मेनली क्या क्या आता है, अगर मैं इसमें कंटेंट की बात करूँ कि क्रायोप्रेसिपिटेट किस क्या क्या कंटेंट करता है, दैट इज फिब्रोजिन, फिब्रोनोजिन, वॉन, वेलब्रांड फैक्टर्स को ये कंटेन करता है। और वेलब्रांड फैक्टर हो गया, ये हमारा हो गया फैक्टर 8 और फैक्टर 12 को ये कंटेन करता है। अगर इसके स्टोरेज टाइम की बात करूँ, कितने टाइम के लिए हम इसको स्टोर करके रखते हैं, दैट इज ओनली 1 टाइम यूज है। जैसे ही डोनेट होता है हमें इसको ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है। जो 1 यूनिट का आता है वो 10 to 15 ml का होता है ये। इसका एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ कि इन्फ्यूजन ड्यूरेशन का टाइम कितना, इन्फ्यूजन ड्यूरेशन की मैं बात करूँ कितने ओवर में हमें इसको ट्रांसफ्यूज करना है, तो दैट इज़ अबाउट 15 to 30 मिनट्स के अंदर हमें इसको ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है। और अगर मैं इसके टेम्परेचर स्टोर करने की बात करूँ कि किस टेम्परेचर पे स्टोर होता है, तो दैट इज़ अबाउट लेस देन -30 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टोरेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके इंडिकेशन की बात करूँ कि किस कंडीशन में ये देना है, इंडिकेशंस की बात करूँ मैं इसके, तो डेट इज़ हीमोफीलिया की कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दैट इज किसी को वूंड वेलब्रांड डिजीज है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। या किसी को एक्यूट डिसेमिनेटेड कैगलोपैथी है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं हमारे, वो मेनली कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, दैट इज़ कलेक्ट फ्रॉम WBC से हम इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट फ्रॉम WBC से ये कलेक्ट किए जाते हैं। अगर ये गिवन, अगर किसी के WBC से हमने इसको कलेक्ट किया तो उसके बाद विदिन 24 आवर्स के अंदर हमें इनको ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। ठीक है। अगर हम इसको विदिन 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। विदिन 24 आवर्स के अंदर हम इसका यूज़ करना, मतलब ट्रांसफ्यूज़ करना किसी पेशेंट को। ठीक है। देन अगर इसके स्टोरेज टेम्परेचर की बात करूँ मैं, किस टेम्परेचर पे स्टोर होता है, दैट इज़ अबाउट 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है। और मेनली किस चीज़ को रिप्लेस करता है, अगर ये मेनली रिप्लेस करता है किस को, न्यूट्रोफिल्स को और ग्रेनुलोसाइट्स को। ठीक है। अगर वहीं इसके इंडिकेशन की बात की जाए, किस किस कंडीशन में मेनली ग्रेनुलोसाइट्स का यूज़ किया जाता है, अगर किसी को सीवियर न्यूट्रोपिनिया है क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स को रिप्लेस करता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। या किसी को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जो ट्रीट ही नहीं हो पा रहा हम लोगों से, कंडीशन ख़राब भी होती जा रही है, उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है।
क्योंकि किसी पर्सन के अंदर जब न्यूट्रोफिल्स काउंट से नहीं होते उस टाइम पे वो ज़्यादा इन्फेक्शन को कैच करता है। जब उसके अंदर हम ग्रेनुलोसाइट को ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, मतलब न्यूट्रोफिल्स को ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, तो थोड़ा उसके इन्फेक्शन से फाइट करने की शक्ति इम्प्रूव होगी। या फिर नियोनेटल सेप्सिस में भी हम इसका यूज़ कर देते हैं, वही बात होगी, सेप्सिस की कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स डिसफंक्शनिंग है कि न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ कर। सो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप के रिगार्डिंग के, कि कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब दिया जाता है, कैसे होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये डिस्कस किया है। तो अब अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, हमने सब कुछ कर लिया, अगर उस कंडीशन में किसी पेशेंट को ब्लड से रिएक्शन हो गई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं और उसको रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती क्या, हमें इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। तो एनी अनफेवरेबल एंड हार्मफुल transfusion related to event occurring in the patient during or after transfusion of blood and its component called blood transfusion reaction, BT transfusion reaction। कोई भी ऐसा अनफेवरेबल, हार्मफुल, अनफेवरेबल और हार्मफुल रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दैट कॉज द पेशेंट हार्मफुल इफेक्ट, तो उसकी वो जो इफेक्ट जो भी रिएक्शन है वो किस में आएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आएंगे। तो मेनली क्या क्या कोजेज हैं जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इनएडिक्वेट लेबलिंग है, इनएडिक्वेट लेबलिंग का मतलब है या तो रॉन्ग पेशेंट नाम लिख के आ गया है या फिर रॉन्ग ब्लड ग्रुप लिख के आ गया है, लेबलिंग अच्छे से नहीं है जिससे हमें समझ में नहीं आया कि ये किसका ब्लड किसको दे रहे हैं, तो उससे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अगर किसी को रॉन्ग ब्लड इशू हो गया है, मान लो पोस्ट मैच के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आई हो, हमने किसी और पेशेंट का ब्लड भेज दिया हो, या मान लो मशीन की कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप मान लो ए है और हमने उसको ब्लड दे दिया बी वाला, तो उससे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के होने के चांसेस हो जाते हैं। एरर इन ब्लड ग्रुपिंग में जैसे मैंने आपको बता दिया कि ब्लड ग्रुपिंग का तरफ कोई एरर हो गया, मशीन की कोई प्रॉब्लम हो गई, या हमने सैंपल ही रॉन्ग भेजा है जिसकी वजह से एरर आ गया, ठीक है। स्टोरेज कंटामिनेशन हो सकता है, मान लें जो ब्लड स्टोरेज का प्रोसेस है उसी टाइम पे कोई कंटामिनेशन हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। स्टोरेज एरर हो सकता है कि हमने कोई स्टोरेज एरर में कोई प्रॉब्लम कर दिया कि -20 डिग्री सेल्सियस पे रखना था और हमने खाली 20 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि हमने कुछ अपनी इंटरप्रिटेशन लगाई कि मतलब ऐसे करके हम इसको को स्टोर कर देते हैं, बट वो हो नहीं पाया, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की चांसेस होते हैं। अब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो फीवर देखा जाता है, रेडनेस देखी जाती है, रैशेस देखे जाते हैं, ठीक है, और पेशेंट को अर्टिकेरिया देखा जाता है, ईचिंग देखी जाती है, हाइपोटेंशन देखा जाता है, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया देखा जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा जाता है, रेड कलर यूरिन देखा जाता है समटाइम, फ्लश स्किन देखी जाती है पेशेंट की, तो दिस इज़ द होल टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हमें देखी जाती है किसी पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उस कंडीशन में हमें पेशेंट की ये सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। अगर हम डिलेड रिएक्शन की बात करें, ये तो ऑनसेट हो गया, अगर सम टाइम पेशेंट को क्या होता है, डिलेड रिएक्शन भी होती है, तो उस कंडीशन में मैं बात करूँ कौन कौन से डिलेड रिएक्शंस होती है, तो डेट इज़ कॉल्ड पेशेंट को मेनली विद इन 4 वीक्स के अंदर जो रिएक्शन हो, तो बिटवीन 1 डे
टू 4 वीक अगर किसी को रिएक्शन ओकर होती है, दैट इज कॉल्ड डिलेड रिएक्शन। उसमें हम पेशेंट को क्या क्या देखते हैं, एब्डोमिनल पेन देखते हैं, डार्क यूरिन देख सकते हैं, जॉन्डिस देख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, या फिर पेशेंट की हम रेबर्ड ब्रीथिंग देख सकते हैं। तो दिस इज आर द डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन भी हम पेशेंट में देख सकते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी अर्ली रिएक्शन, कौन सी डिले रिएक्शन हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। अब कोई रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना, थोड़ा बहुत उसके रिएक्शन उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई रिएक्शन हुई तो उस कंडीशन में हमें क्या करता है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। मान लो किसी पेशेंट को हमने ट्रांसफ्यूजन किया और उस पेशेंट को मान लो क्या हो गया, एनाफ्लेक्सिस की कंडीशन, एंड उस पेशेंट को एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुई, और वो रिएक्शन कौन सी है, मेनली पेशेंट को एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुई। कोई पेशेंट को एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुई तो उसमें क्या होता है, एन एनाफ्लेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ओकर व्हेन द रेसिपिएंट इज सीवियरली एलर्जिक टू समथिंग विद इन द डोनर। कुछ भी किसी भी कंडीशन से अगर कोई रेसिपिएंट है, डोनर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो एलर्जिक है, तो उस कंडीशन क्या होता है, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हमारी आती है। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं, पेशेंट को अर्टिकेरिया होता है, मतलब रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, इसमें इचिंग होती रहती है, वीजिंग होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हम पेशेंट में देखते हैं, एगिनो एडिमा हो जाता है पेशेंट को, लाइक दिस आपको दिखाई दे रहा है, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है। अगर ऐसी कंडीशन हो गई, किसी पेशेंट को एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हो गई, तो हमने सिम्टम्स देखे, हमें पता चल गया कि ये सिम्टम आ गए हैं किसी पेशेंट को, तो उसमें सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट क्या था, सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, सबसे पहले हमने जो ब्लड चल रहा है उसको बंद कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पेशेंट को असेस करना, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, पेशेंट के वाइटल्स लेने हैं, इन द सेंस कंप्लीट वाइटल्स लेना है, पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेशेंट को SpO2 लेवल, हमें कंप्लीट पेशेंट को मॉनिटर करना है। देन उसमें हमें NS से पेशेंट को फ्लश करना है, जो पेशेंट को ब्लड चल रहा था वो हटा के पेशेंट को क्या करना है, NS से फ्लश करना है, क्योंकि पेशेंट में हाइपोटेंशन में गया। अगर हम NS से फ्लश करेंगे तो उसका BP इंक्रीज होने के राइजअप करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। नोटिफाई करना, जो भी उनको डॉक्टर है, मेडिकल ड्यूटी डॉक्टर है या PRT, और नोटिफाई करना ब्लड बैंक में, जो डॉक्टर है उसको तो नोटिफाई करना ही करना है, साथ में जो ब्लड बैंक में कोई भी ब्लड बैंक से जहाँ से ब्लड आया उसको इन्फॉर्म करना, और रीचेक करना, दोबारा से ब्लड बैंक को रीचेक करना, और लेबल्स जितने भी उस पर लगे हों उसको हमें रीचेक करना कि हमने सही पेशेंट का सही ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज किया है या नहीं किया। और इन सब चीज़ों का भी हमें जो मेडिकेशंस में यूज़ की जाती है IV के रूप में, जैसे सोरिमेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, बेनेड्रिल का यूज़ करते हैं, पेंसिट का यूज़ कर सकते हैं, और एपिनेफ्रिन का यूज़ किया जाता है। IV फ्लूइड देते हैं पेशेंट को, ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं, नेबुलाइजर करते हैं पेशेंट को, और वैसोप्रेशन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ये अगर किसी पेशेंट को एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होती है उस कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को अर्टिक वाली रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, एन आर्टिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज लेस सीवियर देन एलर्जिक रिएक्शन, किसी एलर्जिक रिएक्शन से लेस सीवियर होती है, और ये मेनली क्या हो सकता है, किसी भी कंपोनेंट से होने के चांसेस होती है। यूजुअली सीरम प्रोटीन जिस कंपोनेंट में आता है उससे होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या सिम्टम देखे जाते हैं, बस अर्टिकेरिया देखा जाता है। इसमें मैंने क्या देखा जाता है, पेशेंट को अर्टिकेरिया देखा। जैसे एलर्जिक रिएक्शन में बाकी साइन थे, वीजिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन, एगिनो एडिमा की जो कंडीशन होती है वो इसमें नहीं देखी जाती है। सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट सेम है कि हमें ब्लड को स्टॉप करना है, पेशेंट को असेस करना है, NS हैंग करना है, नोटिफाई करना जो भी मेडिकल ड्यूटी डॉक्टर पे है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वालों को, और गिव करना एंटीहिस्टामिन जो हमें पेशेंट को एडवाइस होते हैं, क्योंकि ये एक किस्म की स्मॉल एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें फिर हमने पेशेंट को एंटीहिस्टामिन देने के बाद अगेन हमें पेशेंट को 15-20 मिनट्स के लिए असेस करना है, देन हमें ब्लड को दोबारा से स्टार्ट करना है। अगर कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती है तो हम उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग के हिसाब से हम पेशेंट को अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हम कंडीशन की बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गई है। फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब है कि व्हेन द पेशेंट डेवलप अ फीवर फ्रॉम द साइटोकाइनेस डेवलप ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ RBCs। जब हम RBCs को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो उसमें साइटोकाइनेस डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से किसी पेशेंट को जब फीवर के साथ कंडीशन आती है, जो रिएक्शन होती है, उसको हम क्या करते हैं, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम हम देख सकते हैं। पेशेंट को फीवर विद चिल्स होगा, अभी मैंने बताया पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स होगा,
पेशेंट को सीवियर आइगस होंगे चिल्स के साथ है, और माइल्ड डिस्निया की कंडीशन हम देख सकते हैं। मेक श्योर ये जो साइन एंड सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं वो किसी सेप्सिस या इन्फेक्शन से रिलेटेड ना हो, ठीक है। इफ फीवर अगर किसी पेशेंट को 139 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री, तो लाइकली जस्ट ए फेब्राइल रिएक्शन, ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये कोई फेब्राइल रिएक्शन है। उस कंडीशन में जरूर किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन भी साथ में होगा, तो हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग भी मॉनिटर करना। अब हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को हो गया फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गई किसी पेशेंट का, तो उस कंडीशन में सबसे पहले सेम NS हैंग करना, मॉडिफाई करना, ब्लड बैंक वालों को और जो भी मेडिकल ड्यूटी डॉक्टर होगा उसको भी हमें नोटिफाई करना है। और पेशेंट को हम कोई भी टेनिनॉल जो टाइलोन जो ऑर्डर होती है 650 to 975 ग्राम तक, हम उसको पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उसको देते हैं हम पेशेंट को, इट इज़ अ डोज ऑफ द टेनिनॉल, ठीक है। और पेशेंट को रीसेट करते हैं ब्लड को एज ऑर्डर्ड, और उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे हम पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। फ्यूचर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम पेशेंट को फिर हम ल्यूकोसाइटिक ब्लड डोज ब्लड बैंक में बताते हैं कि पेशेंट को ल्यूकोसाइट ब्लड डोज वाला ब्लड दिया जाए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शंस जो हमने अभी डिस्कस की। तो मैंने कुछ रिएक्शंस में बता दिया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी हमारे जो नर्सिस भाई बंधु हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए और उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो दोस्तों आज हमने कंप्लीट अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। होपफुल मैंने आपकी जितनी भी क्वेरी या डाउट्स है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड मैंने सब कवर किए होंगे। फिर भी अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके उस क्वेरी को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। चैनल को शेयर कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। सो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बेस्ट नर्सिंग अकेडमी में, जहाँ मैं आपको न्यू बेहतरीन जो भी नर्सिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग वीडियो मैं आपके लिए लेते रहूँगी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।